कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग आज की शाम बजट के नाम कैसा वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एक वर्ष जारी की। केंद्र सरकार जहां अनुच्छेद 112 के तहत जारी करती है, वहीं राज्य सरकार अनुच्छेद 202 के तहत जारी करता है। ध्यान रखिए, केंद्र सरकार बातें जान लीजिए। 12 के तहत आर्टिकल 12 के तहत वहीं राज्य सरकार आर्टिकल 202 के तहत जारी, और दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में ही बजट जारी करते हैं। लेकिन यदि विरोधाभास उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार की बजट ही प्रभावी होती है। याद रखें कि बजट फ्रेंच वर्ड बुजेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के द्वारा इसे जारी किया गया था। याद रखिएगा कि भारत में जो बजट की प्रणाली है वो केनिंग के समय से शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट भूलेंगे नहीं कि 26/1947 को खडमुंगम चेट्टी के द्वारा आर.के. खडमुंगम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए थे। संसद के रूप में संविधान सभा ही काम कर रहा। बजट को हम वित्त विधेयक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम जारी करते हैं। यह राजकोषीय नीति का दस्तावेज है। पूर्व में 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अंतिम 24-25 वर्ष समिति की अनुशंसा के आलोक में फिर 93 वर्षों के बाद 2017 में इसे सम्मिलित कर लिया। याद रखिए कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे भी जारी होती है, जो पिछले बजट की समीक्षा होती है। और अंतरिम बजट आम बजट पास होने के विलंब की स्थिति में हम जारी करते हैं, या चुनाव वगैरह जब रहती है तो हम लोग पूर्ण बजट उस साल नहीं जारी करते हैं, बल्कि अंतरिम बजट के रूप में ही हम उसे लाने का प्रयास करते हैं। आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस के उपरांत 1950 में जॉन मथाई गणतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया। याद रखें कि स्वतंत्र भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके। मोरारजी देसाई सबसे लंबे काल तक 9 बार बजट को प्रस्तुत किया। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में सबसे ज़्यादा बजट मैंने अभी कहा है कि मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार लगभग प्रस्तुत किए गए। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। 1992 में रेल बजट और आम बजट को पहली बार दूरदर्शन पे भी प्रसारित किया। जहाँ तक बजट के प्रकारों के संबंध है तो हमारी जो वर्तमान बजट है वो आम बजट है, पारंपरिक बजट है, जिसमें खर्चे पे अधिक बल देते हैं और विधायिका कार्यपालिका के ऊपर जो वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है, कितना धन व्यय हुआ और उसका उल्लेख व्यय के खर्चे क्या क्या परिणाम, उसका ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि खर्च नियमानुसार किए गए कि नहीं, इस पे बल दिए जाते हैं। हालांकि कुछ बजट उत्पादक भी होते हैं कुछ विभागों में, लेकिन निष्पादन की बजट की परंपरा हूबर कमीशन के आलोक में 1950 में अमेरिका ने शुरू किया था। रॉबर्ट हूबर के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसके बाद 1973 में अमेरिका के तत्कालीन जॉर्जिया प्रांत में जिमी कार्टर ने एक नए बजट की शुरुआत की, जिसको हम जीरो बेस बजट कहते हैं। इस तरह के ये बजट जो बजट के प्रकार है भारत में भी कुछ जगह पे शुरू किए हैं, कुछ सरकारी स्तर पे, कुछ गैर सरकारी स्तर पर। याद रखें कि इसी क्रम में 2005-06 में पहली बार एक नई पद्धति की शुरुआत हुई बजट में,
जिसे हम आउटकम बजट कहें। 2005 में संसदीय इतिहास में ऐसा पहले बार हुआ और फिर कालांतर में हम लोग महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रकार के बजट प्रस्तुत किए गए जिसे हम जेंडर बजट का नाम दिया। भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जो बाल बजट को भी प्रस्तुत करता है। 2013 ईस्वी से बाल बजट भी प्रस्तुत किए गए। इस तरह से बजट के विषय में बहुत सारे बिंदु हैं। याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 जो 3 प्रकार के खातों को सरकारी व्यवहार में जो लाए जाते हैं उस रूप में प्रस्तुत, इनमें संचित कोष काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसी क्रम में आपको यह भी याद रखना है, जो परीक्षा के दृष्टि से भी मायने रखता है, कि संविधान के अनुच्छेद 266(1) भारत में संचित निधि गठित करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 266(1) इसका संबंध हम संचित निधि। एक बात तथ्य के दृष्टि से यह भी याद रखेंगे, इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी और पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला में निर्मला सीतारमण, जिसने सबसे अधिक बजट को प्रस्तुत। याद रखिए, यह भी ध्यान में रखें कि आने वाले वर्ष के लिए जब सरकार सभी वित्तीय प्रस्ताव को एक विधेयक में प्रस्तुत करती है तो उसे हम वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। यह विधेयक सामान्यतः लोकसभा में ही प्रस्तुत होती है और भूलना नहीं है कि यह सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को और एक अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों के रूप में यह प्रभावी होता है। आम बजट में कुल 109 मांगे होती, आम बजट में कुल 109 मांगे होती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। आम बजट में 109 मांगे होती। कि आगे हम लोग बढ़ेंगे भी, थोड़ी सी बेसिक्स को देख लें। और इसी मांगों के कड़ी में फिर मतदान होती है और इस मतदान की कड़ी में कुछ कटौती प्रस्ताव आते हैं, जैसे नीति कटौती पुरस्कार है, हितवैता कटौती पुरस्कार है, सांकेतिक कटौती पुरस्कार है। ये सब ऐसे पुरस्कार हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कुछ बजट में घाटे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट हम उसे कहते हैं। और इस फिस्कल डेफिसिट में सरकार की कुल जो व्यय है और कुल आय, उसके अंतर को हम व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर पर राजकोषीय घाटा को हम आमतौर पर राजस्व में कमी, पूंजीगत व्यय के अत्यधिक वृद्धि के रूप में हम इसे देखते हैं और केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक से उधार लेकर हम इसकी पूर्ति करते हैं। राजकोषीय घाटे को ध्यान रखिए कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बजट में राजकोषीय घाटे को भी लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसकी जानकारी अभी देंगे। इसी तरह की प्राथमिक घाटा होती है कि राजकोषीय घाटे में ब्याज के देनदारी को हटा दें, राजकोषीय घाटे माइनस देनदारी, तो हम उसको प्राथमिक घाटा के रूप में देखते हैं। और यह भी याद रखिए कि प्राथमिक घाटे में ब्याज के भुगतान को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। राजस्व घाटा नाम से स्पष्ट है, राजस्व मतलब सरकार के कुल जो राजस्व व्यय पर जो कुल प्राप्ति के आधिक्य हैं, व्यय माइनस राजस्व आय, उसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। उस राजस्व आय में कर राजस्व भी है और गैर कर राजस्व भी। इस तरह से हम बजट को देखने का प्रयास करते हैं। बजट घाटा वर्तमान में 0 के आसपास होती है। यह भी याद रखिएगा कि इसी क्रम में एक FRBM एक्ट आया था, FRBM एक्ट 2003, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ये एक्ट है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और जिसे अटल जी के समय ही प्रस्तुत किए गए थे 2000 में, इसे 2003 में एक अधिनियम के रूप में इसे हम सामने रखें। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे छोटे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। और
ये जो FRBM समीक्षा समिति कालांतर में बनी, ONK सिंह समिति बनी, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और इसे भी याद रखने का प्रयास करिएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अनुच्छेद 280 के तहत गठित होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर, 1951 में 1952 में सबसे पहले, 51 नहीं 52 में सबसे पहले KC नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुई। और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगृहिया हैं। और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच जो केंद्रीय राजस्व है उसमें बंटवारा करना होता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप लोग ध्यान में करके रखेंगे। FRBM एक्ट की समीक्षा समिति के आलोक में सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम राजकोषीय घाटा को GDP के 3% सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिसे ध्यान रखना है। अतीत में कई कर सुधार समिति भी बनी, जैसे रेखी समिति बनी, भूरेलाल समिति बनी, केलकर समिति बनी, केलैया समिति बनी, पांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित बनी, और पार्थसारथी सोम समिति जो कर नीति का एक महत्वपूर्ण है, रंगराजन समिति जो पेट्रोलियम उत्पाद और प्रशुल्क संरचना के सिफारिश से संबंधित है। ऐसी समितियां बनी। कर व्यवस्था भी है। कर के व्यवस्था के रूप में आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर है, जैसे आयकर हमारा प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा सुधार GST है। अप्रत्यक्ष कर का जो इंटीग्रेशन हुआ वो GST के रूप में हुआ, जिसका गठन 246 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपकी संज्ञान में होनी चाहिए कि यह संवैधानिक संशोधन 2016 में और फिर 2016 में ही अगस्त के महीने में लोकसभा में इसे पारित किया गया। 101 संविधान संशोधन को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। केंद्र राज्य में GST लगाने और संग्रह करने के लिए संवर्ती जो क्षेत्राधिकार है वो 246 के तहत ही है। इस तरह के छोटे छोटे बिंदु को आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। विशेष तो इसके लिए एक अलग से कक्षा होगी GST की। अब हम अपने मूल में आ जाए, और हमारी मूल में है बजट 2024-25। ये जो बजट है ये 2024-25 का बजट है। 2024-25 का यह बजट है। ठीक है, 2024-25 की यह बजट है। इसका विकास मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी। इसमें इसके समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, विविधता, और जिससे हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकें, यह हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में सभी प्रकार की अधोसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास पे बल दिया गया है, जिससे कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके, GST के आधार में विस्तृत विस्तार हो सके, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बजट और ऋण निवेश वापस पटरी पे लौटे, ये इसका उद्देश्य है। मुद्रास्फीति पे सक्रिय हम प्रबंधन कर सकें और देश के सभी भागों में आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो ये बजट के वर्तमान संदर्भ है कि गरीब कल्याण, देश के कल्याण से संबंधित गरीबों की संख्या में भारी कमी आई है। और जहां 2005 में 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे हिंदुस्तान में, वहां 2022-23 में 11.3% रह गए हैं। और एक योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है PM स्वनिधि योजना, और इसमें 78 लाख लोगों को हम रेहड़ी पटरी वाले को ऋण सहायता दिए हैं। गरीबी में मैंने अभी बताया ही कि 25 करोड़ लोग बहुआमी गरीबी से बाहर निकले हैं। DBT से 2.5 लाख 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से जो बिचौलियों के पास चला जाता था। इसी क्रम में गरीब कल्याण, देश का कल्याण के बाद युवाओं के सशक्तिकरण के लिए PM श्री योजना में बढ़ोतरी की गई है। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। IIT की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गई है, ठीक है कि नहीं। 2014 में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है, और विश्वविद्यालय की संख्या 1113 हो गई है, 723 से बढ़कर। ऐसे छोटे छोटे आंकड़े भी कभी कभी पूछते हैं कि भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 1123 है, 13 है। कितने एम्स है, तो 22 है। IIT कितने हैं, तो 23 है। ये युवाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसे आपको ध्यान में करके रखना चाहिए।
इसी क्रम में किसान अन्नदाता कल्याण के क्षेत्र में हमने क्या क्या किया है, तो पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ लोगों को हमने किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता 2-2 हजार, कुल मिला के 6 हजार प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया है। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक भवनों का समर्थन करने के लिए ई नैम को हमने 1361 मंडियों से जोड़ा है, जो मार्केटिंग का डिजिटलाइजेशन है। गेहूं और चावल की खरीद में बढ़ोतरी हुई है, जहां पूर्व के वर्षों में 28 लाख मिलियन टन था, वहां 38 मिलियन टन हमने चावल का क्रय किया और गेहूं का क्रय 262 लाख मिलियन टन किया। नारी शक्ति के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का लाभ हमने दिया। स्टेम पाठ्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम पाठ्यक्रम का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। 43% नामांकन किया। 83 लाख लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य इस क्रम में है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी हुई है, जहां 23% था पूर्व में, आज की तारीख में 33% महिला श्रम भागीदारी है। इस आंकड़े को भी याद रखने का प्रयास करिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। संधारणीय विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें हमने क्या किया है, तो पवन ऊर्जा के ऊपर जो चौथा पॉइंट है, चौथे पोजीशन पे है। कोयला और गैसीकरण तरलीकरण की क्षमता की स्थापना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण कर रहे हैं। सीएनजी में मीथेन ही होता है, ध्यान रखेंगे। बायोमास से एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हम छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली 300 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए 1 करोड़ परिवार को सहायता देंगे, जिसका नाम है सूर्योदय योजना। ई बसों पर हम बल दे रहे हैं, ई वाहन पे हम बल दे रहे हैं। गैर जीवाश्म ईंधन के दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। गैर जीवाश्म ईंधन पे आधारित जो विद्युत उत्पादन है वो 43.7% हो गई है। और इस आंकड़े को भी याद रखिएगा, पूछेगा भी, मैं भी टेस्ट में पूछूंगा कि गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, तो 43.9% हो गई है। उजाला योजना के तहत हम बल्ब दे रहे हैं। और इस सबसे संधारणीय विकास जो है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास। अध्ययन संरचना और निवेश के क्षेत्र में हम लॉजिस्टिक कार्य कुशलता पे बल दिए हैं। और 3 सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे कॉरिडोर। ये जो 3 रेलवे कॉरिडोर है तो ध्यान में करके रखेंगे पीएम गति शक्ति के तहत। उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों का विस्तार, नई हवाई अड्डे का व्यापक विकास पे बल है। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एफडीआई के अंतर प्रवाह को दुगुना किया गया है। विगत 1 दशक में 298 यूएसडी बिलियन से बढ़कर $596 बिलियन हो गई है, जिसे आपको ध्यान में करके रखना चाहिए। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं। नमो भारत का संबंध किससे है, तो ये परिवहन से संबंधित है, अध्ययन संरचना के विकास से संबंधित है। समावेशी विकास, जो सबके विकास से जुड़ा हुआ है, रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों की सहायता के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिले में चल रहे हैं जो पिछड़े हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बालिकाओं का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। और बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र पोषण 2.0 और मिशन इंद्रधनुष जो पूर्व में चल रहे हैं टीकाकरण से संबंधित है, उसको आगे और विस्तारित किए जाएंगे। यू-बिन प्लेटफॉर्म भी आरंभ किए जाएंगे। समावेशी विकास में आवासन आता है और आवासन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के हम निकट हैं। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो छोटे छोटे शहरों में लोग आजकल 10,000 12,000 रुपया हो गया है किराया, तो उससे बचने के लिए यदि सरकार इस तरह का प्रोत्साहन देती है तो जो लोग किराए में देते हैं ईएमआई दे करके और अपना घर हो सकता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
G20 के माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा दिए हैं। उसमें लक्षद्वीप में हम जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, इन सब सुविधाओं को देख रहे हैं। और 60 स्थानों पे जो G20 की बैठक हुई और भारत की जो विविधता दिखाई दी, उसको और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पे बल दे रहे हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान की शुरुआत होगी। डेयरी विकास के लिए कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो पूर्व की ही है, उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और ब्लू इकोनॉमी पे हम ध्यान दे रहे हैं, नीली क्रांति पर, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति पे ध्यान दे रहे हैं। और संपदा योजना पे ध्यान दे रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास पर हमारा ध्यान है। इसी क्रम में हमारी बेरोजगारी दर में कमी आई है। आज 3.2% बेरोजगारी दर हो गई है और डिजिटल लेन देन का आकार बढ़ा है। तो ये सब ऐसे आंकड़े हैं, ध्यान रखिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति में भारी कमी है। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 सालों में तिगुना वृद्धि हुई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विवरणी दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 हो गई है। इसे भी आप लोग ध्यान में करके रखना चाहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। GST के आकार में वृद्धि हुई है तो है ही। इसी क्रम में हालांकि टैक्स में कोई किसी प्रकार का रिबेट नहीं दिया गया है। 7 लाख तक की आमदनी को इससे छूट, तो ये सब एक पुराने जो कर दर हैं उसको बनाए रखा गया है। तो इसे ध्यान में करके रखेंगे। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देता नहीं। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। उधार से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, 28%, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे आपका पैसा आता है आयकर से। बहुत बड़ा चेंज है कि यदि सीधे पूछे किस कर से, तो आयकर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। ऐसे कर में फर्स्ट और ओवरऑल सेकेंड। थर्ड पैसा आता है GST से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और फोर्थ आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। और फिफ्थ आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं। सीमा शुल्क से 4 पैसे आते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप देखिएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऐसे टैक्स में आयकर सबसे अधिक, फिर GST, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, फिर एक्साइज और सीमा शुल्क। पैसा सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, तो पैसा 2 बिंदु पे सबसे ज़्यादा जाता है। ब्याज भुगतान में पैसा सबसे ज़्यादा जाता है और कर और शुल्क में जो राज्य का भाग है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। और फिर पेंशन में वित्त आयोग जो अंतरण करती है 8% और 8% के अंदर प्रायोजित योजना में भी पैसा जाती है। तो पैसा आती कहाँ है और जाती कहाँ है, उसको फर्स्ट सेकंड करके याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में हमने एक पैसा कहाँ कहाँ आवंटित किया है। रक्षा मंत्रालय में 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। रेलवे में 2.55 लाख करोड़ दिया है। ग्रामीण विकास में हमने 1.77 दिया है। कृषि में 1.727 लाख करोड़ दिया है, ठीक है। महात्मा गांधी योजना में मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आयुष्मान भारत में 7500 करोड़ दिए हैं। सौर ऊर्जा में 8500 करोड़ रुपए ग्रिड डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में हम 600 करोड़ रुपए दिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय को थोड़ा सा ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा। अब जो बजट का सार है, ये तो हुआ बजट के विषय में। ये जो बजट का सार है, वो बजट के सार को भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अभी मैंने बजट के सार के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट किया ही था, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि संशोधित अनुमान 2023-24 में कुल व्यय 44,90,486 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष से वास्तविक से 2,02,97,328 करोड़ रुपया अधिक है। तो इसे आप याद करके रखिएगा
44,90,486। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि कुल व्यय कितने किए गए हैं, इसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिए। बजट अनुमान 2024-25 में बजट अनुमान कुल व्यय 47,65,000 करोड़ का लगाया गया है। इस पर थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए आपकी। और फिर बजट अनुमान में राज्य के हिस्से का वितरण वगैरह को थोड़ा सा आंकड़ा देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। इस तरह से इन दो तथ्यों पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। बजट में जो बजट का सार है डिफरेंट रूपों में कि राजस्व घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है और प्राथमिक घाटा कितना। तो बजट अनुमान जो 2024-25 का है उसमें राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है 5.1% और 16,85,494। 1.5% है प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा है 2%। इस तीनों को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी काम देगा। ये तीनों आंकड़ा 5.1 है कुल जीडीपी का राजस्व राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा 1.5 और राजस्व घाटा 2%। इस तरह से इन चीज़ों को आप नज़र में रख सकते हैं। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, और उसी तरह से कहाँ से आया और कहाँ गया। तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सभी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल तो एक रिकॉर्डिंग कक्षा की आवश्यकता थी जो आपके समक्ष रखी गई। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।